वसीम साहब और उनके भाई अहमद ने सबको शांत करवाया और मेहमानों से हाथ जोड़कर माफी मांगकर उन्हें विदा कर दिया। उसके बाद वसीम साहब ने दादा जान के झूठ के बारे में सबको बताया कि किस तरह उन्होंने सानिया को शादी के लिए मजबूर किया। साथ ही अबरार की सच्चाई भी सबके सामने रख दी और कुछ सबूत जो उन्हें किसी ने मेल किए थे वो सबको दिखाए। कुल मिलाकर सानिया की शादी कैंसिल हो चुकी थी। कबीर के हामी भरने पर प्रिया ने उसे घूर कर देखा, फिर उठकर घर के पीछे वाले हिस्से में चली आई। कबीर ने एक गहरी सांस ली। वो पहले से ही जानता था कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, इसीलिए उसने उसे साथ चलने को कहा ही नहीं, लेकिन वो मोम को मना नहीं कर पाया। कुछ देर तक वो सबके साथ ही बैठा बातें करता रहा, लेकिन दिमाग में प्रिया ही घूम रही थी। वो जब काफी देर तक अंदर नहीं आई तो फोन कॉल का बहाना करके वो उसे देखने चला आया। उसने देखा वो एक तरफ दीवार से लगकर फोन पर बात करने में बिजी थी। ये देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला, वरना उसे तो लगा था कि वो नाराजगी की वजह से अंदर नहीं आ रही थी। कुछ देर वहीं खड़ा होकर उसे निहारते रहने के बाद वो वापस अंदर आने के लिए मुड़ गया, क्योंकि इस वक्त उसे प्रिया को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। उसके पीछे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी चंचल जी ने उसे मुड़ता देखा तो तेजी से एक तरफ छुप गई, लेकिन कबीर की तेज नजरों ने उन्हें देख लिया। वो उनकी बातचीत सुनने आई थी, क्योंकि प्रिया के एक्सप्रेशंस ने उन्हें समझा दिया था कि वो कबीर के साथ जाने को लेकर खुश नहीं थी। और जब कबीर उसके पीछे गया तो उनका शक यकीन में बदल गया। उन्हें वहां छुपा देखकर कबीर वापस प्रिया की तरफ चला आया। तब तक प्रिया ने फोन कट कर दिया और खुशी से उछल पड़ी। शायद कोई खुशखबरी मिली थी। कबीर ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया तो प्रिया चौंक गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की। तब कबीर ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, मॉम यही है, डोंट मूव। उसके इस तरह बोलने से उसके होंठ प्रिया के कानों को छू रहे थे, जिससे प्रिया को सिहरन सी हो रही थी। इस वजह से वो शांत हो गई, लेकिन उसकी धड़कनें शोर मचा रही थी। कबीर जब भी उसके करीब होता था तो उसका यही हाल होता था। उसने बेख्याली में कबीर के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। उसके ऐसा करने पर कबीर ने उसे खुद की तरफ घुमाया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। कबीर को इस वक्त वो बहुत मासूम सी लगी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसके माथे को चूम लिया। इस पर प्रिया ने उसकी ओर देखा, लेकिन कबीर से नजरें मिलते ही वो शर्माकर उसकी बाहों में सिमट गई। कबीर ने भी उस पर अपनी बाहों का घेरा और कस लिया। दोनों ही इस लम्हे सब कुछ भूलकर सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। उनकी बॉन्डिंग देखकर चंचल जी को भी अब उन पर यकीन आ गया कि सच में उनके बीच सब ठीक है। कोई भी इतना दिखावा नहीं कर सकता, इसलिए वो भी मुस्कुराकर वहां से अभिनव जी के पास चली गई। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हैं आप। अभिनव जी ने उन्हें अपने पास बैठाते हुए कहा तो चंचल जी बोली, बात ही खुशी की है। अभिनव जी ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो उन्हें सब बताने लगी। ये गलत बात है चंचल, आपको उनकी प्राइवेसी में नहीं घुसना चाहिए। अभिनव जी बोले, सॉरी, अब से नहीं करूंगी। चंचल जी ने अपनी गलती मानते हुए कान पकड़े तो अभिनव जी ने उन्हें सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने ये सब सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र में किया था। इधर कबीर के मोबाइल के बजने की आवाज से दोनों को होश आया। प्रिया तुरंत उससे अलग हुई तो कबीर ने हंसते हुए कहा, ये फोन बिना क्या जरूरत थी कबाब में हड्डी बनने की। अच्छा भला कोई मुझसे लिपटा हुआ था। प्रिया झेप गई और नाराजगी जताते हुए बोली, आप हमेशा मुझसे चिपकते क्यों रहते हैं। कबीर ने उस पर अपनी नजरें गड़ाते हुए देखा, फिर उसे छेड़ने वाले टोन में कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे करीब होना। प्रिया उसकी बेबाकी पर हैरान ही रह गई, फिर बोली, आपको लगता होगा लेकिन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, शायद इसीलिए दूसरी बार तुम खुद मेरे गले लगी थी। उसने कहा तो प्रिया को कोई जवाब ही नहीं सूझा। वो हमेशा इसी तरह उसे लाजवाब कर देता था। वो तो आपने ही कहा था कि मोम यहीं खड़ी हैं, इसलिए। काफी सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, फिलहाल यही बहाना मिला था उसे। ओ तो ये बात है। कबीर हल्के से मुस्कुराया तो प्रिया मुंह बनाकर बोली, और क्या वजह हो सकती है। चलो मान लेता हूँ कि ये तेज धड़कनें, शर्म से झुकी पलकें और बेतरतीब सांसें, ये सब कुछ मोम को दिखाने के लिए। तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए, काफी नेचुरल एक्टर हो तुम। कबीर की बात पर प्रिया नजरें चुराने लगी। वो कितनी भी बातें बना ले, लेकिन वो उसका झूठ पकड़ ही लेता था। कबीर ने उसे ऐसे देखा तो उसके बालों को सहलाकर वहां से चला गया। उसके पीछे प्रिया खुद पर हंस पड़ी। अगले दिन अभिनव जी और चंचल जी दोपहर में ही कश्मीर के लिए निकल रहे थे। कबीर भी उनके साथ ही ड्यूटी पर जा रहा था। उन दोनों को शाम को पार्टी में जाना था। सबके बहुत समझाने के बाद भी प्रिया अपने पेरेंट्स के गले लगकर रो पड़ी तो कबीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम जानते हो ना कि हम सबको तुम्हारा हंसता चेहरा ही पसंद है, फिर भी ये आंसू क्यों। मॉम डैड कहीं दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, जब भी तुम्हारा मन करेगा सबके पास जा सकती हो। और अगर अभी जाने का मन है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, फिर पूछा, जाना है। प्रिया ने इनकार में सिर हिला दिया। वो इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना थी कि अपने पेरेंट्स के क्वालिटी टाइम को ख़राब करती।
फिर वो खुद भी तो कबीर के बिना नहीं रह सकती थी। गुड। फिर शाम को रेडी रहना। जानता हूँ कि तुम्हें ऐसी पार्टीज बोरिंग लगती हैं, लेकिन डोंट वरी, अपने रहते मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा, कबीर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। तो प्रिया ने नजरें झुका ली। उनके प्यार भरे लम्हे को देखकर प्रिया के पेरेंट्स को भी सुकून मिल गया। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की कि उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। प्रिया और कबीर दोनों ने उन दोनों के पैर छुए और कबीर एक बार फिर प्रिया को तैयार रहने का बोलकर उनके साथ ही निकल गया। प्रिया ने उसके जाने के बाद विराट को कॉल किया। उसे कल रात में ही विराट ने सारी बातें बता दी थी। सानिया का निकाह नहीं हुआ ये जानकर प्रिया रिलैक्स हो गई थी। अभी उसे वहां की एक एक अपडेट जाननी थी कि कैसे विराट ने उसका निकाह होने से रोका। मुझे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं पड़ा, बस सानिया ने जो कुछ बताया वो सारी स्टोरी उसके डैड को मेल कर दी। साथ ही आंटी ने एक वीडियो सेंड किया था, वो भी। विराट ने आराम से कहा तो प्रिया ने एक्साइटमेंट में पूछा, फिर क्या डम्बो, दुनिया का कौन सा पिता अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने देगा। सानिया के डैड को भी जैसे ही सब पता चला वो निकाह रोकने के लिए घर पहुंच गए। प्रिया ने सुना तो उसे बेहद हैरानी हुई, क्योंकि सानिया ने उसे बताया था कि उसके बाबा उसे प्यार ही नहीं करते थे। इसलिए वो इस बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन सानिया के बाबा तो उससे प्यार नहीं करते। उसके बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, बस वो उन लोगों में से हैं जो अपनी फीलिंग्स जता नहीं पाते। विराट ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर वो टाइम से नहीं पहुंच पाते तो। प्रिया ने अपना डर जाहिर किया तो विराट हंस पड़ा। तो अभी ये निकाह नहीं होता क्योंकि मैं वहीं था, मैंने और आंटी ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन हमें पता चल गया था कि उसके डैड पहुंच गए हैं, इसलिए हम चाहते थे कि वो ही ये निकाह रोकें। आखिर सानिया की आंखों से गलतफहमी की पट्टी भी तो हटानी थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इन सब में एक अच्छी बात हुई कि सानिया की जिंदगी की सबसे बड़ी कमी भी दूर हो गई। बस अब उसका और उसके बाबा का रिश्ता ठीक हो जाए। प्रिया ने दुआ की और विराट से पूछा, वैसे अब क्या सोचा है तुमने, आगे क्या करना है। कुछ खास नहीं, सासू माँ तो पहले ही रेडी हैं, अब तो ससुर जी पर इम्प्रेशन जमाना है, ताकि वो जल्दी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दें। विराट ने मजे लेकर कहा, उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी, फिर सुपरमैन और बाकी घर वालों को बता दूं इस बारे में, कि वो लोग भी रेडी रहें। प्रिया ने पूछा। उसे अब तक कबीर से सच छुपाने का गिल्ट था, साथ ही डर भी कि अगर उसे ये सब कहीं और से पता चला तो विराट के साथ साथ वो उससे भी बहुत नाराज होगा। अभी नहीं, इस बार मैं खुद से सब कुछ हैंडल करना चाहता हूँ। एक बार सब सेटल हो जाए फिर सबको बता दूंगा। विराट ने उसे मना करते हुए कहा तो प्रिया ने बेमन से हामी भर दी। अभी ना जाने कितने दिन उसे कबीर से सच छुपाने के गिल्ट में जीना पड़ेगा। वैसे कल सानिया की शादी रोकने में भाई का भी रोल है, विराट ने अचानक से कहा। मतलब, प्रिया ने हैरत से पूछा तो विराट ने बताया, मैंने सानिया के बाबा तक खबर तो पहुंचा दी थी, लेकिन उनका इतनी जल्दी आना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने भाई से कहा और उन्होंने इमरजेंसी टिकट करवा दी। तो क्या उन्हें सब पता है, प्रिया ने पूछा। नहीं, बस मैंने उन्हें टिकट करवाने को कहा था, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं पूछा तो मैंने भी कुछ नहीं बताया। ओह! ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी ही उन्हें सब कुछ बता दो। मैं उनसे और सच नहीं छुपाना चाहती, फिर बाद में उन्हें पता चलेगा तो दुःख भी होगा। हाँ, देख रहा हूँ आजकल तुम्हारे लिए भाई ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। भूल मत, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। विराट ने उसे उलाहना दिया तो प्रिया हल्का सा हँस पड़ी। थोड़ी और बातों के बाद उसने फ़ोन रख दिया और कुछ देर ऐसे ही बैठे सभी बातों को सोचती रही। उसे खुशी थी कि सानिया के लिए उसके बाबा ने सबके सामने स्टैंड लिया था। तभी याद आया कि आज उसे कबीर के साथ पार्टी में भी जाना है। उसका कबीर के साथ जाने का मन तो बहुत था, लेकिन वो तो शायद उसे साथ लेकर नहीं जाना चाहता। इसीलिए तो उसने उसे खुद से पार्टी में चलने को भी नहीं कहा था। अगर चंचल जी बार बार नहीं कहती तो वो ले भी नहीं जाता। इसलिए मन होते हुए भी प्रिया ने ना जाने का डिसाइड किया। आखिर क्यों वो बेकार में किसी पर बोझ बने। सानिया इस वक्त अपने कमरे में बैठी आज की घटना के बारे में सोच रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका निकाह नहीं हुआ, वो भी उसके बाबा की वजह से। आज वो उस वक्त उसके लिए खड़े हुए जब अम्मी ने भी हार मान ली थी। उन्होंने उसकी जिंदगी खत्म होने से बचा ली, वरना उसने तो दादा जान के आगे कब के घुटने टेक दिए थे। उसकी गलती भी नहीं थी, दादा जान ने इस बार उसकी सबसे कमजोर नस पर वार किया था, सिर्फ अपना अहम संतुष्ट करने के लिए। कितना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। अम्मी की मामूली बीमारी को लाइलाज बता दिया, वो भी तो बिना सच का पता लगाए उन पर यकीन करती चली गई। अम्मी की भी कोई बात नहीं सुनी, विराट को भी तकलीफ पहुंचाई। आज अगर बाबा वक्त पर ना आते तो वो सारी जिंदगी अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने पर मजबूर हो जाती। बाबा से उसे बहुत से शिकवे शिकायतें थी, लेकिन आज वो सब कहीं ना कहीं दूर हो गई थी। अब ऐसे क्यों बैठी हो, जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इस बात का दुख हो रहा है। अम्मी की नाराजगी भरी आवाज़ पर सानिया ने उनकी तरफ देखा।
सोचा था कि पढ़ लिख कर काबिल बनोगी, इस घर की बाकी लड़कियों के लिए एक बेहतर उदाहरण बनोगी, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद के लिए सही गलत सोचने की भी काबिलियत नहीं है। आज अगर तुम्हारे बाबा ना आते तो पता भी है क्या गजब होता। अम्मी ने उसे गुस्से से देखा। इतनी बड़ी बात पर कोई फैसला लेने से पहले तुम्हारे मन में ये नहीं आया कभी कि मुझसे भी पूछ लो कि वाकई में मैं मरने वाली भी हूं या नहीं? अम्मी! सानिया चीख पड़ी। क्या अम्मी, तुम मेरे मरने की बात नहीं सुन सकती? लेकिन मुझे जीते जी मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। वो उससे बहुत नाराज थी। उन्हें उससे ऐसे पागलपन की उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पता नहीं कैसे मैंने दादा जान की बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। सानिया उनके गले लगकर रो पड़ी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक दिन में उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी हालत देखकर अम्मी का दिल पिघल गया। उन्होंने भी उसे अपने आंचल में छुपा लिया। भले ही उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वो उससे नाराज़ थी, लेकिन उसके दिल पर इन दिनों क्या गुजरी थी इस बात का उन्हें भी अंदाज़ा था। रोना बंद करो, सब ठीक है, बाबा है ना, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अम्मी ने उसे दिलासा दिया तो सानिया को फिर बाबा की याद आ गई। वो आज दादा जान के खिलाफ क्यों गए? वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं बेटे, आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे हर पिता अपने बच्चे से करता है वैसे ही। अम्मी ने कहा तो सानिया उनसे अलग होकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। बेटा, एक पिता माँ की तरह अपना प्यार जता नहीं पाता, एक माँ की तरह अपने बच्चों की तकलीफ पर आंसू नहीं बहा पाता। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसे उसकी संतान से प्यार ही नहीं है। बस वो कहना नहीं जानता, आंसू बहाने की बजाय अपनी संतान के लिए ढाल बनना, उसके लिए लड़ना जानता है। कभी कभी भारी परेशानियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए, खास करके जब वो संतान एक लड़की हो, वो कठोर बन जाता है। ये उसके अंदर का डर होता है जिसकी वजह से वो रोक टोक करने लगता है। बस इसी वजह से कभी कभी बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, उससे डरने लगते हैं, क्योंकि वो अपने पिता के अंदर की भावनाओं से अनजान रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि इस दिखावे की कठोरता के पीछे स्नेह का सागर भी है। पर अगर कोई कहेगा नहीं, अपने प्यार दिखाएगा नहीं, तो फिर सामने वाला उसकी फीलिंग्स से अनजान ही रहेगा ना। उन्होंने कभी मुझे प्यार से गले नहीं लगाया, कभी मेरी किसी कामयाबी पर मेरी पीठ नहीं थपथपाई। कभी कोई गलती हो गई तो नाराज हो जाते, लेकिन कभी आपकी तरह समझाकर उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की। मुझे तो हमेशा से सिर्फ आपने ही माता पिता दोनों का प्यार दिया है। पिता के होते हुए भी मैंने नहीं जाना कि बाबा का प्यार क्या होता है। और आप कहते हैं कि वो मुझे प्यार करते हैं, आखिर ये कैसा प्यार है उनका? बेटा, आपके बाबा आपकी अम्मी की तरह बहादुर नहीं हैं। अपने बाबा, खानदान और समाज का डर हमेशा उन पर हावी रहा कि लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, उन्हें सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बस इसी झिझक की वजह से मैं आपसे दूर रहा। कुछ पाबंदियां बच्चों की बेहतरी के लिए ज़रूरी होती हैं। बच्चों के लिए माता-पिता में से किसी एक को सख्त बनना पड़ता है, ताकि वो किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इसी सोच में पता ही नहीं चला कि कब हमारा रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ गया कि आपने अपनी परेशानियों में भी मुझसे उम्मीद रखना छोड़ दिया। वसीम साहब का लहजा बता रहा था कि आज उन्हें कितना दुख हुआ था। सानिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए वो खामोशी रही। बोलिए, अगर मैं इसके लिए सबसे लड़ पाई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे हर फैसले के साथ आप खड़े थे, मेरी हिम्मत बनकर, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। आपने खुद भले ही कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। मुझे जब जो सही लगा मैंने किया। अम्मी सानिया की ओर मुड़ी। पता है, जब तू पैदा हुई तो सब उदास हो गए क्योंकि सबको लड़का चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बाबा बहुत खुश थे। जब इन्होंने पहली बार तुम्हें अपनी गोद में उठाया, तब मैंने पहली बार इनकी नम आंखें देखी। ये मुझसे बोले कि हमने अपनी जिंदगी तो बड़ों की मर्जी के हिसाब से गुजार दी, लेकिन हमारी बेटी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी। तुम इसे खुद की तरह बनाना। तुम्हारे बाद डॉक्टर ने कह दिया कि अब मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। तब सबने बहुत दबाव डाला इन पर कि ये दूसरी शादी कर लें ताकि इन्हें इनका वारिस मिल सके, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि अल्लाह ने उन्हें जो दिया है वो इसमें बहुत खुश हैं, हमें और बच्चों की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बच्ची को ही इतना काबिल बनाएंगे कि लोग इसके जैसे एक बेटी के लिए तरसेंगे। आज सारी सच्चाई जानकर सानिया की आंखें बह चली। उसने हमेशा देखा था कि बाबा सिर्फ अम्मी को बदतमीजी करने से रोकते थे, क्योंकि कभी कभी गुस्से में वो सारे लिहाज भूल जाती थी। वरना अगर उन्होंने कभी अम्मी की तरह दादा जान की बात की खिलाफत नहीं की, तो कभी अम्मी को भी उसके लिए कुछ करने से, कोई भी नियम कानून तोड़ने से भी तो नहीं रोका। उसके सारे खर्च वही तो उठाते थे। अम्मी उसे हमेशा कहती रही कि उसके बाबा वैसे नहीं है जैसे वो उन्हें समझती है, लेकिन उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझती थी। फिर अपने ही पिता को क्यों नहीं समझ पाई? उसने हमेशा उनकी वही साइड देखी जो वो देखना चाहती थी। अम्मी के बार बार समझाने के बाद भी हमेशा से यही मानती रही कि बाबा उसे बोझ समझते हैं। कभी उनका पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की।
उनके गुस्से को, उनकी कठोरता को देखा तो उनकी नज़रों से बरसते स्नेह को क्यों नज़रअंदाज कर दिया। आज उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कितना दुख पहुंचाया उसने अपने बाबा को। कभी उनसे ढंग से बात भी नहीं की, उन्हें डिसरेस्पेक्ट किया, ना सिर्फ अकेले में बल्कि दूसरों के सामने भी। उसने भरी आंखों से बाबा को देखा और बोली, आई एम सॉरी बाबा, बहुत दिल दुखाया है मैंने आपका, माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बच्चा, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने वही सोचा समझा जो महसूस किया। गलती तो हमारी ही है कि आपको कभी वो प्यार दुलार नहीं दिया जिस पर आपका हक था। माफ़ी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, बाबा ने कहा तो सानिया बोली, प्लीज़ बाबा, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, कहकर वो दौड़कर उनके गले लग गई। आज तो बाबा ने भी हर दीवार गिराकर उसे खुद से लगा लिया। आज उनके दरमियान कोई गलतफहमी नहीं थी, सिर्फ उनका प्यार था। अम्मी भी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। तो वसीम साहब ने उन्हें इशारा किया और उन्हें भी बाहों में ले लिया। दूसरी तरफ कबीर ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर एक बार फिर प्रिया का नंबर डायल किया। रिंगटोन की आवाज़ बाहर साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन फ़ोन इस बार भी रिसीव नहीं हुआ। इसलिए उसने अपने पास वाली चाबी से दरवाजे को अनलॉक किया और अंदर आ गया। नज़रें घुमाई तो देखा कि वो उसकी जान सुखाकर खुद सोफे पर पसर कर मज़े से सो रही थी। एक पैर नीचे लटक रहा था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। हालांकि वो हमेशा ऐसे ही बच्चों के जैसे सोती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे हैरानी हुई, साथ ही फिक्र भी। कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई, क्योंकि अपने पेरेंट्स के जाने का सुनकर वो काफ़ी उदास थी और थोड़ा रोई भी थी। वो परेशान से होकर उसके पास आया और उसके माथे को छूकर चेक करना चाहा। उसने उसके बिखरे बाल हटाए तो समझ आ गया कि उसे फीवर नहीं है। उसने राहत की सांस ली। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका मन ही नहीं हुआ उसे डिस्टर्ब करने का, इसलिए वो वहां से हटने लगा। तभी प्रिया की आंख खुल गई। अपने ऊपर कबीर को झुका देखकर उसने जल्दी से उसे पुश किया। ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? उसने घबराहट से तेज हुई सांसों को मुश्किल से काबू करते हुए नाराजगी वाले टोन में पूछा। तो कबीर ने बताना चाहा। वो मैं उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रिया बोल पड़ी। मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे क्या? कबीर के माथे पर बल पड़ गए। उसने आईब्रोज चढ़ाकर उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे झटके से उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। प्रिया जब तक कुछ समझ पाती, कबीर ने अपने होठों से उसके होठों को हल्के से छू लिया। प्रिया की सांसें थम सी गई। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। तो कबीर ने कहा, मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए ऐसी हरकतों की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो, मेरा हक है तुम पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने हक का इस्तेमाल ऐसे करें। मुझे जो करना होगा तुम्हारे पूरे होशो हवास में करूँगा, वो भी तब जब तुम्हारी मर्जी शामिल होगी। प्रिया एक बार फिर खामोश हो गई। तो कबीर ने उसके माथे पर अपनी फिंगर से ठोकते हुए कहा, कुछ घुसा क्या दिमाग में, या वहाँ अभी भी कोई बकवास कहानी चल रही है? प्रिया जवाब में उसे घूरने लगी। तो कबीर ने उसे इग्नोर करके कहा, मेरी शक्ल बाद में आराम से देख लेना, अभी जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या ये सब करना ज़रूरी है? मैं समझा नहीं। कबीर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मॉम डैड जा चुके हैं और कोई है भी नहीं। तो प्रिया ने बात अधूरी छोड़ दी। तो कबीर ने आईब्रोज उचकाते हुए पूछा, हालांकि वो उसकी बात का मतलब समझ गया था। तो इस दिखावे की क्या ज़रूरत है अब? आप जाइए, मजबूरी में मुझे साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया ने कल रात से मन में चल रही बात आखिर कह ही दी। सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हें साथ ले जाना मेरी मजबूरी है? अगर मेरा प्यार तुम्हें दिखावा लगता है ना, तो आई एम सॉरी, तुमसे बड़ा डम मैंने आज तक नहीं देखा। कबीर ने अफसोस के साथ कहा। उसकी आवाज़ गुस्से में थोड़ी तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से प्रिया डर गई। ये देखकर कबीर अपना गुस्सा कंट्रोल करके उसके पास आया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोला, तुम प्यार हो मेरा। मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूँ, क्योंकि इससे स्पेशल कुछ और हो ही नहीं सकता मेरे लिए। लेकिन वो कुछ देर खामोश रहकर आगे बोला, काश कि मेरे पास वो वर्ड होते जिससे मैं तुम्हें अपने प्यार पर यकीन दिला पाता। कबीर बोलकर खामोश हो गया और उसे देखने लगा। तब प्रिया ने बात की शुरुआत की, फिर कल आपने खुद क्यों नहीं कहा मुझे साथ चलने को? प्रिया ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं कहना चाहता था, लेकिन हमें अकेले होने का मौका ही नहीं मिला, और सबके सामने इसलिए नहीं पूछा कि कहीं तुम अपनी एक्स्ट्रा स्मार्टनेस में कुछ ऐसा ना बोल दो कि मोम का शक यकीन में बदल जाए कि हमारे बीच आज भी कुछ ठीक नहीं है। प्रिया ने मुंह बना लिया। तब कबीर बोला, अब अगर सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो जाकर रेडी हो जाओ, हमें लेट हो जाएगा। प्रिया कुछ बोलती तभी घर की डोरबेल बजी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा और दरवाज़ा खोलने चला गया, जबकि प्रिया वहीं खड़ी उसे देखती रही। बाहर मेहर आई थी। उसे देखकर प्रिया का मूड, जो कबीर की बात से थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ था, वो फिर बिगड़ गया। बस इसी की कमी बची थी। प्रिया बड़बड़ाई, ये लो मिस्टर, तुम्हारा सामान अभिमन्यु ने भिजवाया है। मेहर ने हाथ में लिया पैकेट कबीर को पकड़ाते हुए कहा,
थैंक यू मेहर, अगर उसे अर्जेंट नहीं जाना पड़ता तो तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ता। कबीर ने कहा तो वो बोली, इट्स ओके, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी मैं इधर ही आ रही थी। अच्छा आओ बैठो। कबीर ने उसे अंदर आकर बैठने का इशारा किया तो वो बोली, अरे नहीं यार, मुझे अभी पार्लर जाना है, पार्टी के लिए रेडी होना है। दूसरे की एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए भी ये पार्लर जाती है। सही है, शक्ल ही ऐसी है कि बिना लई पपोती काम ही नहीं चलता होगा बेचारी का। प्रिया ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। उसे मेहर का अपने घर आना जरा भी अच्छा नहीं लगा था। है प्रिया, कैसी हो? महर ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? प्रिया ने भी हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हालांकि उसका उससे बात करने का मन नहीं था। फिर भी वो इतनी बदतमीज नहीं थी कि घर आए मेहमान के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। ओ प्लीज यार, तुम मुझसे तुम कहकर ही बात करो, तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूं मैं। मैंने अजीब बेचारा सा मुंह बनाया तो प्रिया ने उसे हैरानी से देखा और मन ही मन बोली, झूठी, मुझसे कम से कम 5 साल बड़ी हो तुम। फिर मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, लेकिन आप सुपरमैन, मेरा मतलब है कि मेरे पतिदेव की दोस्त हैं, तो इनकी ही उम्र की होंगी ना। हाँ, लेकिन मेहर को समझ नहीं आया कि क्या आंसर करे, इसलिए बात ही बदल दी। तुम रेडी क्यों नहीं हुई पार्टी के लिए? मेरा मन नहीं है, प्रिया ने जैसे कबीर को सुनाने के लिए बोला। इस बात से अनजान मेहर ने अंदर आकर उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, ओ क्या तुम बीमार हो? नहीं, बस मन नहीं जाने का, बोलकर प्रिया ने एक बार फिर कबीर को देखा तो कबीर ने अफसोस में सिर हिला दिया। अच्छा कोई नहीं, मन नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेहर उससे बोली। फिर कबीर की तरफ मुड़कर पूछा, अगर प्रिया का मन नहीं है तो क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे? मैं भी अकेली ही जाने वाली थी। प्रिया चिढ़ गई। वो नहीं जा रही थी तो क्या वो उसकी जगह ले लेगी? क्यों हर जगह उसे परेशान करने के लिए मुंह उठाकर चली आती है? लेकिन आप इनके साथ कैसे जा सकती हैं? कबीर कुछ कहता उससे पहले प्रिया बोल पड़ी, क्यों? मेहर ने चौंक कर पूछा, मेरा मतलब है आपको कपड़े लेने के लिए घर जाना पड़ेगा ना, वहां से रेडी होकर यहाँ आएंगी तो टाइम लग जाएगा। प्रिया ने बात बनाई, कपड़े मेरे पास ही हैं प्रिया, मैं यहीं रेडी हो जाती हूँ। पर आपको तो पार्लर जाना था ना, प्रिया ने चिढ़कर कहा, जिसे सिर्फ कबीर ने महसूस किया। हाँ, लेकिन पार्लर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, मैं खुद भी रेडी हो सकती हूँ। और फिर तुम भी तो हो यहाँ मेरी हेल्प के लिए। मेहर ने मुस्कुराकर कहा। प्रिया मन में उसे गालियां देती हुई बोली, चुड़ैल कहीं की, पूरी प्लानिंग करके टपकी है यहाँ, मेरे पति से चिपकने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती ये लड़की। मैं साथ चल सकती हूँ ना कबीर? मेहर ने एक बार फिर कबीर से पूछा तो प्रिया उन दोनों को घूरने लगी। कबीर ने प्रिया को देखा, फिर खूबसूरत सी मुस्कान होठों पर सजाकर बहुत प्यार से कहा, ठीक है बट थोड़ा जल्दी रेडी होना। फिर एक नज़र प्रिया को देखकर वो रेडी होने चला गया। तो प्रिया भी बुझे मन से मेहर को दूसरे रूम में तैयार होने के लिए छोड़कर कबीर के पीछे अपने कमरे में चली गई। उसका इरादा कबीर से लड़ाई करने का था, लेकिन वो तो पहले ही वॉशरूम में चला गया था। प्रिया कुछ देर इधर उधर बेचैनी से चक्कर काटती रही, फिर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वो भी चेंजिंग रूम में चली गई। कबीर बाथरूम से बाहर आया तो उसे अपने कपड़े बेड पर रखे दिखे। वो समझ गया कि इन्हें प्रिया ने रखा है। शादी के बाद से एक ये भी बड़ा बदलाव आया था उसकी जिंदगी में। अब वो प्रिया के पसंद से रेडी होने लगा था। प्रिया भी कुछ कहे ना कहे लेकिन उसके ज़रूरी काम कर देती थी, इसलिए बिना एक पल सोचे उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। मैचिंग टाई जो कपड़ों के साथ बेड पर ही रखी थी उसे लगाकर अपनी फेवरेट घड़ी पहनकर वो ड्रेसिंग मिरर के सामने आ गया। प्रिया रेडी होकर आई तो कबीर कमरे में नहीं था। उसने बेड पर नजर डाली, उसके कपड़े अब वहां नहीं थे। मतलब साफ था, कबीर ने उन्हें पहन लिया था। ये देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो जो भी कपड़े निकाल देती वो बिना कुछ बोले उन्हें पहन लेता था। ऐसे ही खाने में भी वो जो बना देती, वो अच्छा बना हो या बुरा, वो बिना कोई नखरे दिखाए खा लेता था। उसने उसे अपने फैसले लेने की भी पूरी आज़ादी दी थी, कभी किसी बात के लिए उस पर बेवजह रोक टोक नहीं लगाई। जब उसने जो कहा कबीर ने उसे मान लिया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। फिर आज वो कैसे पीछे रहती? ये सच था कि वो मेहर को कबीर के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन एक सच ये भी था कि वो खुद भी कबीर के साथ जाना चाहती थी। आखिर उसके सुपरमैन का मन जो था उसे साथ ले जाने का। इसी सोच में डूबे हुए उसने मिरर में खुद को देखकर एक फाइनल टचअप दिया और एक बार और खुद को देखा। स्काई ब्लू साड़ी के साथ उसने डायमंड का पतला सा नेकलेस और स्टफ्ड कैरी किए थे। हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट और दूसरे में कुछ मैचिंग चूड़ियाँ, साथ में हल्का सा मेकअप। फिर भी वो बहुत एलिगेंट लग रही थी। खुद से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद वो बाहर निकल गई। प्रिया तो नहीं जाने वाली है ना? फिर हम किसका वेट कर रहे हैं? मेहर ने उकताए हुए लहजे में कबीर से पूछा, जो बेडरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो दोनों ही रेडी थे, फिर भी ना जाने क्यों कबीर आराम से बैठा था। कबीर हम लेट हो जाएंगे, मेहर ने फिर कहा तो कबीर बोला, बस 2 मिनट। 2 मिनट में क्या? मेहर की बात पूरी हो पाती तब तक प्रिया बाहर आ गई।
मेहर तो उसे देखती रह गई। कबीर ने मेहर का खुला मुंह देखा तो मुस्कुराकर बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। तुम तो नहीं आने वाली थी ना? मेहर ने उससे पूछा। अब चल रही हूँ, प्रिया ने शांत होकर कहा। फिर सना, जो रात के खाने की तैयारी कर रही थी, उससे बोली, हम बाहर जा रहे हैं तो आज खाना नहीं बनेगा, तुम बाकी का काम निपटा कर घर लौट करके चली जाना। मैंने दूसरी चाबी ले ली है। सना ने सर हिला दिया और बोली, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, साहब जी आपको देखेंगे तो नजरें थम जाएंगी उनकी। प्रिया फीका सा मुस्कुरा दी और मन में बोली, नजरें तो तब थमेंगी ना जब मेरी तरफ देखेंगे। लेकिन उन्होंने तो मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। इसी सोच में वो बाहर आ गई। मेयर को कोई फ़ोन आ गया तो वो एक तरफ जाकर बात करने लगी। कबीर गाड़ी से टिककर खड़ा अपना फ़ोन चला रहा था। प्रिया भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। कबीर ने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा तो प्रिया ही बोली, मैं भी चल रही हूँ। देख लो कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरे साथ जाने से? कबीर ने एक नज़र उसे देखकर कहा और वापस फ़ोन को देखने लगा। तो गुस्से में प्रिया दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। कबीर ने मेहर को आवाज़ दी और ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। तभी मेहर आई और बोली, मैं ड्राइव करूं? ओके, कबीर ने कहा और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गया। प्रिया का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसे लगा था कि मेहर पीछे उसके साथ बैठेगी, लेकिन वो तो सीधे कबीर के बगल में जाकर बैठ गई। इधर उसके भावों से अनजान मेहर कबीर से बातें कर रही थी, जबकि प्रिया पूरे टाइम उसे घूरे जा रही थी। कभी किसी बात पर मुंह बनाती तो कभी उसे चिढ़ाती, और जब मेहर उससे कुछ कहती तो वो उसे इग्नोर करके बाहर देखने लगती। कबीर भले ही मेहर की बातों का जवाब दे रहा था, लेकिन इस बीच उसकी नज़र प्रिया से एक पल को भी नहीं हटी थी। वो मिरर के जरिए पूरे रास्ते उसे देखता आया था। वो आज जितनी खूबसूरत लग रही थी, उससे ज़्यादा अपनी बचकानी हरकतों से वो उसे बहुत क्यूट लग रही थी। कबीर को उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जब वो लोग पार्टी वेन्यू में पहुंचे तब तक फंक्शन शुरू हो चुका था। एनिवर्सरी कबीर के एक सीनियर ऑफिसर की थी, जो पहले कबीर के ट्रेनी ऑफिसर थे। बाद में उनका और कबीर का व्यक्तिगत जुड़ाव भी हो गया। कुछ सालों बाद उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई। तब से उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाती थी, लेकिन एक आध साल में फ़ोन पर बात होती रहती थी, जिससे उनके संबंध अब भी अच्छे थे। जम्मू में उनका पैतृक निवास था। इस बार उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, इसलिए वो इस दिन को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। मेहर के परिवार के साथ उनके बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। मिस्टर जावेद वहीं इनविटेशन देने आए थे। जब उनकी मुलाकात फिर से कबीर से हुई, वो भी वहाँ किसी काम से गया था। इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कबीर को भी इनविटेशन दे दिया और अपनी खुशी में शामिल होने की रिक्वेस्ट की। कबीर उनकी रेस्पेक्ट करता था, इसलिए उनको मना नहीं कर पाया और आने की हामी भर दी। अंदर आते ही मिस्टर एंड मिसेज जावेद दोनों ने कबीर और प्रिया का गर्मजोशी से वेलकम किया। कबीर और प्रिया ने उन्हें बधाई दी, जबकि मेहर दोनों के गले लगी। प्रिया उनसे पहली बार मिल रही थी, इसलिए थोड़ी नर्वस थी, लेकिन वो लोग तो उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे उसे सालों से जानते हो, इसलिए वो भी थोड़ी देर में ही उनसे घुल मिल गई। मिसेज जावेद प्रिया को अपने साथ ले गई तो कबीर अपने बाकी साथियों के साथ बिजी हो गया। मेहर भी सब कुछ जानती थी, इसलिए वो मिसेज जावेद को कुछ देर बाद ज्वाइन करने को बोलकर कबीर और मिस्टर जावेद के पास ही रुक गई। कबीर सबसे बातचीत में बिजी था, लेकिन उसका ध्यान एक पल को भी प्रिया से नहीं हटा। वो बीच बीच में उस पर एक नज़र ज़रूर डाल लेता था। प्रिया की नज़रें भी कबीर पर ही थी। उसे मेहर का उसके साथ रुक जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस पर मेहर बात बात में कबीर का हाथ पकड़ लेती, इससे प्रिया और चिढ़ जाती। ऐसे ही किसी बात पर मेहर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी तो प्रिया का मन किया कि उसके दांत तोड़ दे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत कर लिया। क्या बात है, पतिदेव के बिना मन नहीं लग रहा है तुम्हारा? मिसेज जावेद ने हंसते हुए कहा। वो कब से देख रही थी कि प्रिया का ध्यान कबीर पर ही था। नई नई शादी में ऐसा ही होता है, एक दूसरे से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। मिसेज जावेद की बात पर उनकी किसी सहेली ने भी मजाक किया तो प्रिया झेंपते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल कोई बात नहीं यार, हम सब ने भी ये वक्त जिया है, समझ सकते हैं। मिसेज जावेद ने उसकी बात काट दी और प्यार से उसका चेहरा छूकर कहा तो प्रिया शर्मा गई। मिसेज जावेद भी उसे और परेशान ना करते हुए उसको अपने साथ लेकर कबीर और बाकी सब की तरफ बढ़ गई। जनाब, जरा दोस्तों से फुर्सत मिले तो अपनी बीवी पर भी ध्यान दे दीजिए। आप यहाँ ठहाके लगा रहे हैं और उनका आपके बिना मन नहीं लग रहा है, उन्होंने कबीर से कहा तो प्रिया झेम गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सबके सामने ऐसा कुछ बोल देंगी। उनकी बात सुनकर कबीर ने उस पर एक भरपूर निगाह डाली और जब उसे नजरें चुराते देखा हल्का सा मुस्कुरा दिया। आज पहली बार वो एक साथ किसी पार्टी में शामिल हुए थे। सबने उन्हें एक साथ आज ही देखा था। हर शख्स उनकी जोड़ी की सराहना कर रहा था।
दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। बड़े लकी हो कबीर, वरना हमारी बेगम को तो हमारे लिए फुर्सत ही नहीं है। देखो तो आज इतने स्पेशल मौके पर भी हमें अकेला छोड़ रखा है। मिस्टर जावेद ने कबीर की आड़ में शिकवा किया तो मिसेज जावेद उन्हें घूरने लगी। हाय, तुम्हारी ये निगाहें आज भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। इतनी तेज धड़कनें तो हमारी उस वक्त भी नहीं होती जब सामने कोई दुश्मन बंदूक ताने खड़ा हो। आप और आपके एग्जाम्पल्स, रोमांटिक बातों में भी दुश्मन गोली बंदूक का जिक्र हो ही जाता है। फिर जावेद ने मुंह बनाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो बेगम, लेकिन हम ठहरे फौजी, हमें तो ऐसी ही बातें आती हैं। मिस्टर जावेद बोले तो मिसेज जावेद ने सिर हिला दिया। बस आपसे बातें बनवा ले कोई, सबका अपना टैलेंट होता है, ये हमारा है, आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। वैसे अब टैलेंट की बात निकल ही गई है तो क्यों ना कबीर को एक गाना सुना दे। मिसेज जावेद ने कहा तो बाकी सब भी कबीर को गाने के लिए कहने लगे, लेकिन कबीर मना कर रहा था। बेगम, अच्छा थोड़े लगता है एक फौजी ऑफिसर को ऐसे पर्सनल प्रोग्राम में गाने के लिए कहना। मिस्टर जावेद ने कबीर की तरफ से कहा तो मिसेज जावेद बोली, अभी कबीर आपका ऑफिसर नहीं, मेरा भाई है, इसलिए वो मेरी बात सुनेगा। कबीर प्लीज, क्या तुम एक गाना नहीं गा सकते मेरे कहने पर। उनके इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर कबीर ने गाने की हामी भर दी। देखा, सब फौजी आपकी तरह बोरिंग नहीं होते। मिसेज जावेद बोली तो जावेद साहब भी हंसकर बोले, हमने कब आपकी किसी बात से इनकार किया, आप हमेशा सही होती हैं। उनके कहने के अंदाज पर सब होटिंग करने लगे, जबकि मिसेज जावेद शर्मा गई। कुछ देर हंसी मजाक का दौर चलता रहा। अब बारी थी कबीर के गाने की। कबीर गाना गाने के लिए एक चेयर पर बैठ गया और बाकी सब उसके सामने अपनी अपनी चेयर पर। मिसेज जावेद प्रिया को अपने साथ लेकर एक गोल टेबल के पास आ गई, जबकि जावेद साहब अपने बच्चों के साथ बैठ गए। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू ही सुकून। कबीर की खूबसूरत आवाज ने समा बांध दिया था। प्रिया भी सब कुछ भूलकर उसमें खोई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कबीर गाने के बोल के माध्यम से अपने दिल की बात कर रहा हो। उसकी आंखें नम हो चली थी लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। मिसेज जावेद ने उसको ऐसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि सिर्फ कबीर ही नहीं, तुम भी उसे दीवानों की तरह चाहती हो। नहीं, वो प्रिया वापस से झेम गई थी, लेकिन मिसेज जावेद को तो शायद बहाना चाहिए था उसे छेड़ने का। वो जोर से हंसी। अरे बस बस, तुम ना शर्माती बहुत हो। एक बात बोलूं, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत पहले से जानती हूँ तुम दोनों के बारे में। मिसेज जावेद की अगली बात पर प्रिया ने चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन वो उसके रिएक्शन से अनजान अपनी धुन में बोलती जा रही थी। कबीर ने जैसा बताया था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो, जितनी खूबसूरत उतनी ही प्यारी और मासूम। प्रिया ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गई कि उनको उसके बारे में पहले से कैसे पता था, क्योंकि कबीर ने आज दोपहर में ही उसे बताया था कि वो इन लोगों से 5 साल बाद मिल रहा है और उसकी शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं। फिर उसने उन्हें कब उसके बारे में बता दिया? क्या वो पहले भी उसकी बातें करता था? लेकिन क्यों? तब तो वो उससे कई सालों से मिला भी नहीं था। ना ही वो ऐसे किसी रिश्ते में थे जिनमें वो अपने किसी जानने वाले से उसका जिक्र करे। उसकी नजरें फिर कबीर पर चली गई, लेकिन कबीर के पास खड़ी मेहर को देखकर उसकी आंखों में नाराजगी भर आई। उसके मन में चल रहे सवालों का जवाब मिसेज जावेद ने दिया। पता है प्रिया, कबीर जब नया नया आर्मी में आया था तो जावेद ही उस बैच के ट्रेनी ऑफिसर थे। हम सब यहीं रहते थे। एक दिन मैं मार्केट में अचानक से बेहोश हो गई थी। दरअसल उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। तब कबीर ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था और मैंने होश में आने पर मुझसे पूछकर जावेद को फ़ोन किया। उसी वक्त हम दोनों का आपस में परिचय हुआ। कबीर मुझे मेरे छोटे भाई की याद दिलाता था जिसे मैंने एक हादसे में खो दिया। इस वजह से भी मेरा लगाव इसके साथ बढ़ता गया। मैं अक्सर अभिमन्यु और कबीर को घर बुलाने लगी। शुरुआत में वो जावेद के कहने पर घर तो चला आता था, लेकिन बहुत झिझकते हुए बात करता था। लेकिन एक दिन जब उसे मेरे भाई के बारे में पता चला तो उसके बाद वो भी मुझे एक बड़ी बहन का सम्मान देने लगा। उस वक्त भी ये लड़का इतना ही शांत और गंभीर रहता था, लेकिन मुझे हमेशा इन शांत आंखों में एक दर्द दिखाई देता। मैंने बहुत बार पूछा भी, लेकिन कबीर हमेशा टाल दिया करता। फिर मेरी बहन मेरी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आई। उसने जब कबीर को देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुई कबीर की खूबियों से और धीरे धीरे प्यार करने लगी। उसने मुझको इस बारे में बताया तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। मेरी फैमिली बहुत खुले विचारों वाली है, इसलिए किसी को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब जावेद ने कबीर से इस बारे में बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया। फिर बहुत पूछने पर उसने तुम्हारे बारे में बताया। हमें थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन हम जबरदस्ती तो किसी को एक रिश्ते में बांध नहीं सकते थे। मेहर भी रोई, कुछ दिन उदास रही, लेकिन जल्दी ही उसने भी सच को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। मेहर, प्रिया ने सवालिया नजरों से उन्हें देखकर पूछा तो वो हंसते हुए बोली, हाँ मेरी पागल बहन। प्रिया को आज कई बातें पता चली थी जिनसे वो अब तक अनजान थी। मिसेज जावेद शायद और भी बात करती, लेकिन उनको किसी ने बुला लिया तो वो उठकर चली गई।
प्रिया उनके बारे में इतना तो समझ ही गई कि वो दिल की साफ लेकिन बहुत बातूनी औरत है। तभी तो आज के इतने बिजी मौके पर भी उन्होंने इतनी बातें कर ली। प्रिया ने उनके जाने के बाद कबीर की तरफ देखा, लेकिन वो अब अपनी पहली वाली जगह पर नहीं था। प्रिया ने बेचैनी से नजरें घुमाई तो एक किनारे उसे वो दिखाई दिया। उम्मीद के मुताबिक मेहर भी वही थी। वो दोनों बहुत सीरियस दिखाई दे रहे थे। शायद कोई गंभीर चर्चा हो रही थी उनके बीच, लेकिन ऐसी भी कौन सी बात करनी थी उन्हें कि इस तरह सबसे अलग किनारे जाना पड़ा। प्रिया के दिमाग ने अब उल्टी दिशा में सोचना शुरू कर दिया था। उसके दिमाग में मिसेज जावेद की बातें घूम रही थी। उनसे सच जानने के बाद तो उसे उन दोनों का साथ होना और भी खटकने लगा। मेहर कबीर से शादी करना चाहती थी, उसके घर वाले भी रेडी थे, लेकिन कबीर के मना करने पर उनकी शादी नहीं हो पाई थी। क्या उसके दिल में अब भी कबीर था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनके बीच की दूरियों का फायदा उठाना चाहती हो? जो पहले ना हो पाया उसे अब करना चाहती हो? कहीं यही वजह तो नहीं है उसके हमेशा कबीर के आसपास होने की? ये ख्याल आते ही उसका दिमाग खराब हो गया। तभी एक वेटर उसके पास से गुजरा। उसने प्रिया का हाथ खाली देखा तो उसे ड्रिंक ऑफर की। घबराहट के मारे प्रिया का भी गला सूख रहा था, इसलिए उसने एक गिलास उठा लिया। कबीर मेहर से बात कर रहा था, लेकिन जब उसे प्रिया अकेली दिखी तो वो उसे एक्सक्यूज करके प्रिया के पास चला आया। तुम अकेले क्यों बैठी हो? मेरे पास क्यों नहीं आ गई? कबीर ने उसके पास वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा तो प्रिया सामने देखते हुए रूखे स्वर में बोली, मैं आपका स्पेशल टाइम ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरा स्पेशल टाइम? कबीर ने हैरानी से कहा। उसे पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने प्रिया की नज़रों का पीछा किया तो कुछ कुछ समझ आने लगा, क्योंकि वो मेहर को बुरी तरह घूर रही थी। कुछ खाया तुमने? कबीर यहाँ तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं। प्रिया खाली गिलास टेबल पर रखती हुई बोली तो कबीर ने कहा, मैं मंगवाता हूँ खाना। प्रिया ने जवाब में सिर हिला दिया तो उसने एक वेटर को बुलाकर खाना लगाने को कहा। प्रिया का मूड अब भी उखड़ा था, लेकिन उसे कबीर का मेहर को छोड़कर उसके पास आकर बैठना और उसकी फिक्र करना बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिया अपने में गुम थी तो कबीर भी अपना फ़ोन देखने लगा। कुछ देर बाद वेटर ने खाना लाकर लगा दिया तो कबीर ने प्रिया को खाने का इशारा किया, लेकिन उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कबीर ने एक गहरी सांस भरकर छोड़ी और प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए धीमी आवाज़ में बोला, देखो, तुम्हें जो भी कहना या करना है घर चलकर कंटिन्यू करना, यहाँ नहीं प्लीज़। इतना कहकर उसने एक बाइट प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे सबके सामने ड्रामा करना तो प्रिया की फितरत में भी नहीं था, इसलिए उसने भी चुपचाप मुंह खोल दिया। ऐसे दांत क्यों दिखा रही हो? कोई जोक सुन लिया क्या? कबीर हाथ धुलकर वापस आया तो प्रिया को अजीब तरीके से मुस्कुराते देखकर पूछा, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराती रही। तो कबीर को थोड़ी हैरानी हुई। तुम ठीक हो? उसने पूछा, लेकिन इस बार भी प्रिया का वही रिएक्शन था। तो कबीर को कुछ शक सा हुआ। उसने उसे गौर से देखा, फिर उसके गिलास की तरफ इशारा करके पूछा, इसमें क्या है? फ्रूट जूस। प्रिया ने गिलास लहराते हुए कहा। आर यू श्योर तुमने सिर्फ जूस पिया है? कबीर को उसकी हरकतों को देखकर उसके कहे पर विश्वास नहीं हुआ। ऑफ कोर्स। आपको क्या मैं झूठी लगती हूँ? प्रिया ने उसे गुस्से में देखकर पूछा, फिर अपना गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। देखकर तसल्ली कर लीजिए, इसमें सिर्फ फ्रेश फ्रूट जूस है। बहुत यम्मी है, पूरे 2 गिलास पिया मैंने। प्रिया ने गिलास एकदम उसकी नाक से सटा दिया था। कबीर को इस मेल से समझ आ गया कि उसने कौन सा फ्रूट जूस पिया है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चारों तरफ नजर घुमाई। सब अपने में बिजी थे। ये देखकर उसने तुरंत प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेजी से बाहर निकल आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रिया को इस हालत में कोई और भी देखे। इसलिए उसका नशा पूरी तरह चढ़ने से पहले वो उसे यहाँ से ले जाना चाहता था। हम कहाँ जा रहे हैं? कबीर उसे लेकर कार की तरफ जा रहा था। तभी प्रिया ने पूछा तो कबीर ने कार को दूर से ही अनलॉक करते हुए कहा, घर। क्या? प्रिया जोर से चीखी तो कबीर ने जल्दी से अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। क्या है, चीख क्यों रही हो? उसने धीरे से पूछा। हम घर क्यों जा रहे हैं? प्रिया उसकी हथेली अपने मुंह से हटाकर उसकी नकल करते हुए धीमी आवाज में बोली। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज वापस से बुलंद हो गई। मुझको घर नहीं जाना, मुझे भी पार्टी करनी है, और फिर फ्रूट जूस भी तो पीना है, वो बहुत मज़ेदार था। कहते हुए उसने होठों पर जीभ फिराई और फिर हवा में हाथ घुमाते हुए कूदने लगी। उसको पीने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, लाइक ए सुपर गर्ल। क्या कर रही हो? ठीक से खड़ी रहो वरना गिर जाओगी। कबीर ने उसे पकड़कर ठीक से खड़ा करते हुए डांटा। फिर उसे वापस से कार में बैठाने लगा, पर वो पार्टी में जाने की जिद किए जा रही थी। मुझे नहीं जाना घर। वो वहीं सड़क पर बैठ गई। गनीमत ये कि रात का वक्त होने की वजह से सड़क पर लोग नहीं थे। घर चलो प्रिया, पार्टी खत्म हो गई है अब। कबीर ने उससे झूठ बोला तो प्रिया बेमन से घर चलने को तैयार तो हुई, लेकिन अब उसने एक नई जिद पकड़ ली थी, पर मुझे कार से घर नहीं जाना। अच्छा, वो किस खुशी में? कबीर ने इरिटेट होकर पूछा। तब वो हंसकर बोली, अरे आप ना एक नंबर के बुद्धूराम हो। एक सुपर गर्ल को कार से जाने की क्या जरूरत है भला? जब मेरे पास इतनी सारी सुपर पावर्स हैं तो हम उड़कर क्यों नहीं जा सकते? बोलिए। क्योंकि सुपर गर्ल तुम हो ना, पावर्स भी तुम्हारे पास ही हैं, लेकिन मुझे तो कार से जाना होगा ना।
कबीर ने उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन आज प्रिया उससे किसी भी कीमत पर बहलने वाली नहीं थी। लेकिन आप भी तो सुपरमैन हो, आपकी सारी पावर्स कहाँ गई? उसकी तरफ से आए नए सवाल पर कबीर ने अपना सिर पीट लिया। सुपरमैन, आप अपने सिर पर क्यों मार रहे हो? प्रिया ने एकदम से चिंतित होकर पूछा। तो कबीर उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब हंस क्यों रहे हैं? प्रिया अब बहुत कंफ्यूज थी। इस पर कबीर ने कहा, कुछ नहीं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी पावर्स कहाँ हैं। अब याद आ गया तो खुश हो गया हूँ। ओह गुड! प्रिया ने सिर हिलाया, फिर पूछा, कहाँ हैं पावर्स? वो कबीर को पहले समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसने प्रिया के बेसिर पैर के सवाल का जवाब उसी के अंदाज में दिया। वो पावर्स मैंने घर पर रखी हैं, सबसे छुपाकर। ओह, जैसे मैंने आपकी सारी फोटोज रखी हैं छुपाकर। प्रिया इस बार तुरंत समझ गई थी। कबीर ने उसके बिखरे बाल सही करते हुए कहा और सोचने लगा कि प्रिया ने उसकी कौन सी फोटोज रखी हैं छुपाकर। तभी उसे प्रिया की पिक्चर्स कलेक्शन वाली बात याद आ गई। इसी के साथ उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन वो ज़्यादा खुश हो पाता कि अचानक से उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ। उसने झटके से नीचे देखा, तब पता चला कि प्रिया उसे गोद में उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो तुम? कबीर ने उसे खुद से दूर करते हुए पूछा, तो प्रिया ने मशरूफ अंदाज में कहा, हिलिए मत सुपरमैन, वरना गिर जाओगे। मैं आपको भी गोद में उठाकर उड़ने वाली हूँ। प्रिया ने वापस उसे मजबूती से पकड़ लिया। तो कबीर का मन किया कि एक थप्पड़ लगाकर उसका सारा नशा झाड़ दे, लेकिन उसने पेशेंस रखकर प्रिया को प्यार से समझाया, प्रिया हम उड़कर नहीं जा सकते अभी। टू बी कंटिन्यूड।